हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका हम अभ्यास का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम अभ्यास का क्वेश्चंस। तो इसका हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और इसका जो पहले बुक का प्रश्न था तो भी हम अभ्यास बताएंगे। तो अभ्यास का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें ध्यान से पढ़ना है कि इसमें हमारा असत्य बोला है, सत्य नहीं। जो सही है वो हमें नहीं, जो सत्य है वो हमें निकालना है इसका आंसर। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2PbO प्लस C दोनों अभिक्रिया करेगा तो हो जाएगा Pb और यहाँ पे CO2। तो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है हमारा सीसा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो ये रहा हमारा सीसा Pb, इसमें से हमारा अपचयित बोला है। तो इसमें से हमारा इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग कहाँ से होगा। तो ये हमारा गलत है। और यहाँ पे बोला है कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, हमारा उपचयित हो रहा है। तो ये हमारा हो गया CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोला है, उपचयित बोला है। तो इसमें हमारा हाइड्रोजन का योग बोला है कि योग हो रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन का योग तो ऑलरेडी दिया हुआ है यही, तो ये भी हमारा गलत है। इसमें बोला है कार्बन उपचयित हो रहा है। इसमें कार्बन जो बोला है वो बोला है कि कार्बन हमारा क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। कार्बन में हमारा जुड़ रहा है क्या, O2 जुड़ रहा है, तो ये हमारा उपचयित हो रहा है। तो ये हमारा सही है, क्योंकि इसमें कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये हमारा उपचयित हो रहा है। और फोर्थ है हमारा लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये हो गया हमारा लेड ऑक्साइड PbO, लेड ऑक्साइड हो गया हमारा। इसमें बोला है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन का योग। इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ये हम देखेंगे। PbO है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ये भी हमारा सही है। ये हो गया हमारा दोनों सही, ये दोनों गलत। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ये दोनों असत्य है हमारा, 1 नंबर और 2 नंबर। तो पहला हमारा ऑप्शन में यहाँ बोला है A और B, दूसरा है हमारा A और C, और तीसरा है हमारा A, B और C, और फोर्थ में हमारा है सभी। तो इसमें हमारा A नंबर और B नंबर असत्य है। तो क्वेश्चन में भी वही बोला है हमें कि कौन सा कथन असत्य है, ये और B है असत्य। तो हमारा आंसर में क्या हो जाएगा, A और B जिसमें है ये हो जाएगा 1 नंबर का। तो ये हो गया हमारा A और B वाला, ये हो गया आंसर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर का, Fe2O3 प्लस 2Al दोनों अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe बन जाएगा। तो बोला है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है ये हमें देखना है, तो देखते हैं हम। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन में हमारा है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो अभिकारक या फिर उससे अधिक अभिकारक केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसमें दो अभिकारक है लेकिन एक उत्पाद का निर्माण नहीं कर रहा है, तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। अब हमारा है द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारा क्या होता है, विस्थापन होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो, या फिर जिसमें दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, उनमें दो विस्थापन हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं हमारा वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है हमारा, तो वियोजन होता है कि एक अभिकारक उत्प्रेरक की उपस्थिति में टूटता है और दो अभिकारक का निर्माण करता है, दो उत्पाद का। तो इसमें वो भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे उत्पाद है ही नहीं, सॉरी इसमें उत्प्रेरक है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं हमारा विस्थापन। तो विस्थापन हमारा क्या होता है, जब एक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें भी हमारा वही हो रहा है। इसमें हो रहा है कि
अभिक्रियाशील तत्व देखते हैं Fe2O3 है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, प्लस Ai है, Al है, तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, जो Fe है यहाँ हमारा हो जाएगा Ai और यहाँ पे O, यहाँ पे Fe हो जाएगा, तो ये हमारा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसलिए यहाँ हमारा AiO3 हो गया और यहाँ पे Fe अलग हो गया हमारा, उसका अभिक्रियाशील कम है, लेकिन तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसका आंसर हो गया विस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें होता है अभिक्रियाशील तत्व जो है ये हमारा किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, इसका यौगिक कम है इसलिए ये इसको विस्थापित कर दिया यहाँ पे, तो फिर उधर चला गया हमारा और यहाँ पे Ai और O3 हो गया, तो इसका अभिक्रियाशील तत्व ज़्यादा है, इसका कम है Fe को, इसलिए जो Al है यहाँ पे आ गया हमारा और O3 यहाँ पे आ गया और ये बन गया Al2O3 और Fe का कम अभिक्रियाशील है इसलिए इसको इधर कर दिया Fe साइड में, ये हमारा हो गया विस्थापन अभिक्रिया। ये गलत है, ये हो गया सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर में, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, ये उत्तर पर निशान लगाएं। तो हमारा देखते हैं, हमारा हो जाएगा पहला है हमारा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, तो ये नहीं होगा। है कि क्लोरीन गैस एवं, सबसे पहले देखते हैं हम लौह चूर्ण का हो गया हमारा Fe प्लस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो गया HCl, उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा Fe हो गया और यहाँ पे Cl आ गया, तो FeCl बन गया और एक H2 बन गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हो रहा है आयरन क्लोराइड बना, एक हमारा FeCl और हाइड्रोजन गैस बनता है और एक हाइड्रोजन गैस बन गया यहाँ पे और दूसरा हमारा आयरन क्लोराइड बन गया, तो यहाँ पे ऑप्शन में होगा हमारा, तो ऑप्शन में हमारा है जो भी हो, यहाँ हमारा ये हो जाएगा आंसर 1 नंबर का, हाइड्रोजन गैस बन गया और एक आयरन क्लोराइड बन गया, तो ये 1 नंबर का हो जाएगा हमारा आंसर। ये सब गलत है, तो ये आ गया समझ में। इसको सबसे पहले हम लौह चूर्ण का फॉर्मूला लिखे हैं Fe और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, उसके बाद ये यहाँ हमारा जो है अभी Fe का ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है इसलिए यहाँ आ गया और Cl बन गया, FeCl बन गया, आयरन क्लोराइड बना लिया और H2 इसका कम है इसलिए इसको साइड में कर दिया, तो यहाँ हमारा बन गया आयरन क्लोराइड FeCl और एक हाइड्रोजन गैस बन गया, तो यहाँ पहला में है हाइड्रोजन गैस बन गया एक हमारा, दूसरा आयरन क्लोराइड बन गया, तो आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा, जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि इससे अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों की परमाणुओं की संख्या, वास्तविक संख्या की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन था हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो वो लिखेंगे, उसके बाद समीकरण रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो ये हो गया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि इससे अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों की परमाणुओं की वास्तविक संख्या की जानकारी मिलती है। तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर में, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। दूसरा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तीसरा है हमारा, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड
एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। और फोर्थ है हमारा पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो सबसे पहले हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे बोला है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, दोनों अभिक्रिया संयोग करता है, अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन का हो गया हमारा फॉर्मूला N सूत्र हो गया, हाइड्रोजन का H2 हो गया, अमोनिया का NH3 हो गया, NH3। अमोनियम का होता है NH4 और अमोनिया का NH3। अब इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे N दो है, यहाँ पे N एक ही है तो यहाँ पे दो लिखेंगे, यहाँ पे दो लिखे हैं संतुलित करने के लिए। यहाँ पे Na दो हो गया, यहाँ पे भी Na दो, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया हमारा 6 और यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 6 हो गया। नेक्स्ट है हमारा एल्यूमिनियम। यहाँ हमारा बोला है 2 नंबर में हो गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों विक्रिया करेगा तो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो हमारा क्वेश्चन में क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ हमारा सबसे हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो यहाँ हम देखते हैं वायु में दहन होने के बाद जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। जो भी है तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले Al2SO4 3। ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर में हाइड्रोजन सल्फाइड है हमारा। यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट वायु में दहन होने के जल सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, तो हमारा जो यहाँ पे 5 नंबर का जो बी नंबर है इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वायु में दहन होने पर जल सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और यहाँ हमारा शायद मिस हो गया है, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड लिख दिए हैं तो इसको हम यहाँ से फिर से बना देते हैं, इसमें जो हमारा उसका रियल वाला होगा। तो 2 नंबर का हो गया हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का हमारा फॉर्मूला होता है H2S। तो यहाँ पे हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, H2S हो गया। उसके बाद यहाँ हमारा हो जाएगा के साथ हाइड्रोजन वायु के साथ H2S हो गया प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा हमारा जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे H2O हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का SO2। तो यहाँ पे शायद हमारा मिस हो गया है, एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा गया है, इसको हम रियल लिख देते हैं। यहाँ पे H2S प्लस O2 और अभिक्रिया करेगा तो H2S प्लस SO4। अब इसको संतुलित करते हैं हम। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, पे S हमारा 1 है, यहाँ पे S हमारा 1 है, यहाँ पे O ऑक्सीजन हमारा 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा O यहाँ पे मिस है, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2 और 1 3 हमारा ऑक्सीजन है। तो इसे हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा 2 ऑक्सीजन और 2 4 हो गया। तो यहाँ पे ये किए तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन भी हो गया 4, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे S हमारा 2 हो गया तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी S हमारा जो है 5, S हमारा 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 है और 2, यहाँ पे हमारा हो गया 4 और 2 6 हो गया।
और यहाँ पे हमारा कितना है, यहाँ पे 2 है बस, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 6 हो गया। तो ये हमारा संतुलित हो गया। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया था तो यहाँ इसको बना दिए हैं बी नंबर का। तो अब सी नंबर देखते हैं। सी में हमारा है तो सी नंबर का हमारा ये है एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट, ये हमारा सी नंबर का है। तो इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का, ये हमारा हो गया सी नंबर। ये हो गया 3 नंबर का सी। ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड दोनों विक्रिया करेगा तो बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का हो गया हमारा फॉर्मूला Al2SO4 हल 3 और प्लस बेरियम क्लोराइड का हो गया BaCl2। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 और बेरियम सल्फेट का BaSO4। इसको संतुलित कर देंगे हम। यहाँ हमारा Cl है 2, यहाँ पे Cl है 3, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा तो यहाँ हो गया 6, तो यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा। तो Ba अब देखते हैं हमारा यहाँ पे भी 3 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Ba3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 है, यहाँ पे 0 था इसलिए 3 कर दिए। अब देखते हैं इसको संतुलित हुआ या नहीं। तो Ba हमारा यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। Cl हमारा 6 हो गया, यहाँ पे भी Cl 6 हो गया। फिर SO4 तो ठीक ही है, SO4 3 है, यहाँ पे भी 3 है। Al यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे भी Al 2 है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड हमारा एक भी है या नहीं। बेरियम क्लोराइड का हमारा है ही नहीं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस, लगता है हमारा मिसिंग हो गया लिखने में, यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा गलत लिखा गया है शायद, वो कट कर दो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम प्लस, पोटेशियम धातु हो जाएगा प्लस जल, जल के साथ विक्रिया करेगा प्लस, ये हमारा 3 नंबर का है। पोटेशियम और जल के साथ, दोनों के साथ विक्रिया करेगा पोटेशियम और जल, क्या बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा, जो हमारे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। पोटेशियम धातु जल के साथ विक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो यहाँ पे हमारा पोटेशियम का हो गया के, जल का हो गया H2O, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हो गया KOH और हाइड्रोजन का H2। इसको संतुलित करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है हमारा, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 और 1 3 था, तो इसलिए यहाँ पे 2 लगा दिए। अब हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ पे हमारा के भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। इसको हम लगाएंगे खुद से संतुलित करने के लिए। तो यहाँ पे अब के, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है हो गया 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4, तो यहाँ पे 2 4, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तब यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये जो है क्वेश्चन हो गया था आगे पीछे, इसलिए थोड़ा सा, तो इसलिए फिर भी हम इसको अच्छे से समझा दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। इसको संतुलित करना है। HNO3 और COH हल 2 विक्रिया करेगा तो CNO3 हल 2 प्लस H2O, और बी नंबर में हो जाएगा NaOH प्लस H2SO4 और Na2SO4 प्लस H2O और NaCl प्लस AgNO3। ये बहुत ही लॉन्ग है, इसको हम संतुलित करते हैं डायरेक्ट। तो पहला में हमारा था NHO3 और यहाँ पे COH हल 2। ये जो हमारा क्वेश्चन में है तो ये हमारा सी नंबर है, इतना मिसिंग हो गया है। यहाँ पे हमारा ये बी सी हो गया, ये डी हो गया। तब इसको संतुलित करते हैं हम। यहाँ पे HNO3 है, यहाँ पे COH हल 2, यहाँ पे CNO3 हल 2 प्लस 2H2O। देखते हैं सबसे पहले हमारे यहाँ हाइड्रोजन है 2, इसको हम खुद से लिखे हैं संतुलित करने के लिए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 था पहले से, पहले था 2, और यहाँ हमारा हाइड्रोजन 1 था और 2 था, 3 था हाइड्रोजन, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ा है। यहाँ पे अगर 2 लिख देंगे तो यहाँ हो गया हमारा 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया 2 ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे
3 और 2 यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, 5 और 2 7 ऑक्सीजन हो गया हमारे यहाँ पे। ऑक्सीजन 7 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, तब ना होगा हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे 4। ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया था हमारा 7, यहाँ पे ऑक्सीजन 7 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 हो गया और एक 7 हो गया संतुलित। और यहाँ पे NO3 है, यहाँ पे भी NO3 है, सही है, 2 है यहाँ पे NO3, यहाँ पे भी 2 है, तो संतुलित हो गया। नेक्स्ट है हमारा NaOH था, इसको हम खुद से दिए हैं संतुलित करने के लिए। और इसको यहाँ पे प्लस था हमारा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे Na था हमारा 1, यहाँ पे 2 था, तो इसलिए यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन की भी हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 0 था, यहाँ पे 1 था, इसलिए यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, तो 6 ऑक्सीजन हो, सॉरी यहाँ पे ये SO4 है, फिर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे SO4 हो गया, यहाँ पे NO2 NO2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, 2 4 हो गया, यहाँ पे भी 4, ये भी संतुलित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर का हमारा Na1 है और यहाँ पे भी Na1 है, यहाँ पे Cl1 है, यहाँ पे Cl1 है, यहाँ पे Ag, यहाँ पे Ag, यहाँ पे O3 है, यहाँ पे भी O3 है, ऑलरेडी संतुलित है। अब 3 नंबर देखते हैं, यहाँ पे Ba है 1, यहाँ पे भी Ba1, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हो जाएगा Cl2 को। इसके बाद हाइड्रोजन 2 को है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गया, 2 लगा देंगे तो यहाँ पे SO4, यहाँ पे SO4, एक है, ये संतुलित हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर का, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा संतुलित करने के लिए है, ये तो एग्जाम में 100% पूछता है संतुलित करने वाला। तो पहला हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा, सॉरी इसको बस हमें लगता है यहाँ पे भी हमारा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऐसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अभिक्रिया करेगा तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल। और दूसरा हो जाएगा हमारा जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, दोनों अभिक्रिया करेगा तो जिंक नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर बनेगा। और तीसरा में हमारा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, दोनों अभिक्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया और एक कॉपर बन गया। और डी नंबर में हमारा है बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, हमारा बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का COH2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यहाँ पे जल H2। यहाँ पे बाद में करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं सही है या नहीं। तो जिंक का Zn हो गया फॉर्मूला, सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3, जिंक नाइट्रेट का ZnNO3 और सिल्वर का Ag। 3 नंबर में हो जाएगा एल्यूमिनियम का Al, कॉपर क्लोराइड का CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3 और कॉपर का Cu। और 4th में बेरियम क्लोराइड का BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4, बेरियम सल्फेट का BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड का KCl। अब इसको संतुलित करना है बाकी, तो यहाँ पे Ca हमारा 1 है, यहाँ पे भी Ca 1 है, तो ऑलरेडी संतुलित यहाँ पे दोनों है Ca। यहाँ पे वो ऑक्सीजन जो हमारा है यहाँ पे 2 है, 2 और 2 4 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ये भी है, यहाँ पे Ca 1 है, यहाँ पे Ca 2 है, यहाँ पे भी Ca 2 है, तो ये ऑलरेडी संतुलित है। अब देखते हैं बी नंबर का। बी नंबर में हमारा यहाँ है Zn 1 है, यहाँ पे भी Zn 1 है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ जो हमारा ऑक्सीजन है यहाँ पे 3 है और 2, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ 6 ऑक्सीजन हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 बढ़ा, तो यहाँ पे Ag भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा Ag के लिए, ये 2 हम संतुलित करने के लिए दिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा N हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे भी N हमारा 2 है, तो ये हो गया हमारा सी नंबर।
यहाँ पे Al हमारा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे इसको तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे Cl हमारा 2 है, यहाँ पे Cl हमारा 3 है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 2 है तो संतुलित करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लिख दिए तो 3 गुना 6 हो गया Cl, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 6 हो गया, तो Cu भी 6 हो गया, तो Cu को इसलिए यहाँ पे 3 लिख दिए, 3 लिख दिए तो Cu भी 3 हो गया और Cu भी यहाँ पे भी Cu 3 हो गया, यहाँ पे Cl हो गया 6, यहाँ पे Cl हो गया 6, तो Al जो हमारा है यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, तो लिख दिए तो यहाँ पे भी Al 2 हो गया, तो ये संतुलित हो गया। अब डी नंबर देखते हैं, डी में हमारा है BaCl2 और K2SO4, दोनों अभिक्रिया करेगा तो BaSO4 प्लस KCl। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमारा Cl2 है, यहाँ पे Cl1 है, यहाँ पे 4 लिख दिए तो यहाँ पे Cl4 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे तो इसको संतुलित नहीं कर सकते हैं, 2 लिखेंगे तो। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है 4, SO4 हो गया, यहाँ पे Ba हमारा 1 था, यहाँ पे B1 था, यहाँ पे Cl2 था, यहाँ पे Cl1 था, यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा Ba2 हो जाएगा, यहाँ पे Ba2 हो जाएगा, यहाँ पे Cl हो गया हमारा 6, तो यहाँ पे हमारा Cl4 है और Cl हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 ही है, यहाँ पे K2 हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे K2 हमारा 4 हो गया, यहाँ पे SO4 संतुलित हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताएं। अभ्यास में तो सब हमारा संतुलित करने वाला ही भरा पड़ा है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या करेगा, बेरियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेगा और बनाएगा क्या, पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा और बेरियम ब्रोमाइड बनाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऐसे वाला तीर। दूसरा है हमारा, जिंक कार्बोनेट और जिंक आयोडा ऑक्साइड दोनों अभिक्रिया करेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, यहाँ पे जिंक कार्बोनेट जो है ये जिंक कार्बोनेट, इसको हम छोड़ते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन में हमारा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। जिंक कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। तो इसका सूत्र हो गया हमारा KBr और Bl2। यहाँ पे Ki हो गया और यहाँ पे Br हो गया। यहाँ पे B, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे L जो हमारा है ये 2 है, यहाँ पे L1 है, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे Kb हो गया हमारा 2, तो यहाँ पे भी 2 लिख देंगे तो K2 हो गया, यहाँ पे Br भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे तो Br हो गया, यहाँ पे भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो Ba भी हमारा 2 हो गया, यहाँ पे B2 हो गया, यहाँ पे Br 2 हो गया, Br हो गया, यहाँ पे K हो गया 2, यहाँ पे भी K2 हो गया, ये हमारा 2, L हमारा 2 हो गया, यहाँ पे भी L हमारा 2 को संतुलित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो बी नंबर में हमारा क्या है, बी नंबर में हो जाए ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा। हाँ, जो हमारा देखते हैं यहाँ हमारा बनाए हैं कि यहाँ पे ZnCO3 जो है वो किस में ZnO और प्लस CO2 में टूटेगा, ऑलरेडी संतुलित किया हुआ है। Zn1 है, Zn1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, एक है, ऑलरेडी ये संतुलित किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम H2, यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे HCl है। H2 यहाँ पे 2 लिख देंगे तो यहाँ पे H2, यहाँ पे H, तो यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl2 हो गया। नेक्स्ट है Mg प्लस HCl, यहाँ पे 2 लिख देंगे तो H हो गया हमारा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा।
यहाँ पे नीचे में होगा हमारा MgCl2, ये भी Mg1 है, Cl2 वो है, यहाँ पे 2 लिख दिए हैं तो Cl हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर का, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी का हो जाएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया CH4, मीथेन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, दोनों अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा और प्लस में के साथ में ऊर्जा भी बनेगा। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। और ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी देखते हैं। ऊष्माशोषी होता है वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। अवशोषित मतलब ऊर्जा को शोषित कर लेता है, शोषित कर लेता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, ये यहाँ पे ऊष्मा अगर उसमें देंगे तो ये हो जाएगा CaO + CO2। तो नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का, इसमें हमारा बोला है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, जिसके टूटने से ग्लूकोज बनता है। यह ग्लूकोज क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्राप्त करता है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी मतलब जो ऊर्जा बनाता है। तो नेक्स्ट है हमारा वियोजन अभिक्रिया और को। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका हमें विपरीत क्यों कहा जाता है, इसका समीकरण लिखना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया में, इसका आंसर हमारा हो जाएगा 11 नंबर का। इसका आंसर हम देखते हैं, हमारा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। ये हो गया हमारा वियोजन। और संयोजन में क्या होता है, परंतु संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करते हैं, केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा वियोजन का, हो गया हमारा AgBr। प्रकाश की उपस्थिति में उत्प्रेरक, ये हमारा है उत्प्रेरक ये होता है, ये इसमें जो भी हमारा ऊष्मा होगा, प्रकाश होगा, जल होगा, जो भी होगा, ये हमारा हो गया उत्प्रेरक। वियोजन के में एक किसी क्या है कि एक अभिकारक किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में टूटता है, ये हो गया हमारा उत्प्रेरक। अगर AgBr, ये हमारा क्या हो गया, AgBr में अगर हम प्रकाश को डालेंगे या फिर ऊष्मा या फिर जल जो भी इसमें डालेंगे तो हमारा टूट जाएगा, किसमें, Ag + Br में। तो ये हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया। तो संतुलित किए हैं, Br2 है इसलिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे Br हो गया 4 और यहाँ पे Br2 है, यहाँ पे AgBr2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे Br के लिए यहाँ पे Br यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 1 था तो यहाँ पे 2 लिख दिए, तो यहाँ पे Br हो गया 2। तो यहाँ पे Ag हमारा भी 2 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ा था कि यहाँ पे Ag भी 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो इसमें बोला है कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, तो इसमें 2 अभिकारक हो गया H2 और O2। अभिकारक क्या करता है, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक H2O का निर्माण किया है, H2 + O2 मिलकर H2O का निर्माण किया है, इसको संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर का, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऊर्जा उष्मा के रूप में दी जा रही है, उष्मा के रूप में। तो CaCO3 में अगर उष्मा डालेंगे हम तो हमारा ये टूट जाएगा CaO और CO2 में। ये हो गया। दूसरा हमारा बोला है प्रकाश की, तो ऊर्जा प्रकाश के रूप में दी जा रही है। तो AgBr है। AgBr में अगर सूर्य का प्रकाश डालेंगे तो हमारा टूट जाएगा Ag+Br2 में। नेक्स्ट है हमारा विद्युत। तो ऊर्जा विद्युत के रूप में दी जा रही है। तो H2 में अगर हम विद्युत डालेंगे तो हमारा टूट जाएगा H2+O2 में। यहाँ पे जल का विद्युत अपघटन हो रहा है। तो ये हो गया हमारा 12 नंबर का आंसर। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, जब एक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन देखते हैं। तथा वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तथा जिनमें दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और उनमें दो तत्वों का विस्थापन हो जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे द्विविस्थापन होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, ये विस्थापन हो जाएगा विस्थापन का Fe+CuSO4, दोनों अभिक्रिया करेगा Fe+CuSO4 और यहाँ पे हो जाएगा FeSO4+Cu। हो गया विस्थापन। विस्थापन में क्या हो रहा है? जब एक अभिक्रियाशील तत्व, तो यहाँ पे ये क्या किया है? Fe जो है उस Cu को विस्थापित कर दिया है, सीधा साइड में भेज दिया, तो यहाँ पे खुद FeSO4 बना लिया। तो ये हो गया विस्थापन। दूसरा हमारा है, इसमें बोला है जिसमें दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, दो तत्वों का विस्थापन हो जाता है। तो दोनों तत्वों का विस्थापन हो गया। यहाँ पे Na2SO4 है, यहाँ पे PSO4 बना लिया है, यहाँ पे Cl2 का NaCl बना गया है। ये हो गया द्विविस्थापन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर का। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का भी निर्माण हो उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। यही लिखना है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2, दोनों अभिक्रिया करेगा तो NaCl हो गया और BSO4 हो गया। ये बन गया हमारा अवक्षेप। यहाँ पे हम अवक्षेप लिख देंगे, नीचे में आ गया है, यहाँ पे हमारा अवक्षेप लिख देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर। 15 नंबर है, अवक्षेपन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? यही है जो हम यहाँ पे लिखे हैं। ये क्वेश्चन पूछे तो हमें यही लिखना है, इसका यहाँ पे आंसर लिख देना है। इसका भी यही आंसर होगा, इसका भी यही होगा, इसमें वही लिखेंगे। वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का भी निर्माण हो उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। और वही इसमें एग्जाम्पल भी देना है। Na2SO4 प्लस BaCl2, दोनों अभिक्रिया करेगा तो NaCl प्लस BSO4 और अवक्षेप बन गया यहाँ पे अवक्षेप। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 16 नंबर। ऑक्सीजन के योग या हाइड्रोजन या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। यहाँ तो हमें उपचयन और अपचयन लिखना है। तो उपचयन क्या होता है? उपचयन होता है वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे क्या कहते हैं? उसे उपचयन या ऑक्सीकरण। उपचयन का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये सब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, उपचयन अपचयन जितना भी क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का क्लास में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Cu प्लस O2 बराबर CO। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। और यहाँ हो गया Mg प्लस O2 बराबर MgO। नेक्स्ट हमारा अपचयन। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का योग हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अपचयन या इसका दूसरा नाम क्या है? अवकरण है। इसे
अपचयन या अपकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उदाहरण हो जाएगा इसका वैसे भी जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो। ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ पे ZNO है तो टूट गया, Zn+O2 में ये ह्रास हो गया। CO है तो यहाँ पे CO और O2 साइड में हो गया, MgO है तो MgO+O2 साइड में हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 17 नंबर। एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम लिखिए। तो Cu जो हमारा है वो भूरा रंग का होता है, तांबा। Cu मतलब तांबा होकर ये भूरा रंग का होता है। इसमें बोला है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, तो Cu को ले लिए, इसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, इसको O2 से अभिक्रिया करवाएंगे ऑक्सीजन से, तो क्या, तो ये बन गया CO बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। और यहाँ पे इसका रंग क्या हो गया, इसका कलर हो गया काला, ये हो गया कॉपर या तांबा और ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। Cu को O2 से अभिक्रिया कराएं तो CO। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है। अतः लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करते हैं ताकि वह संक्षारण होने तथा जंग लगने से बच सके। ये हो गया इसका आंसर। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि इसे जंग लगाने से बचाने के लिए। इसका सीधा आंसर होता है क्योंकि वो जंग लगने से इसको बचाने के लिए। अब इसका नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 19 नंबर। इसमें आंसर है, क्वेश्चन है तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्यों, तो इसका आंसर हो जाएगा जब वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहता है तो क्या करता है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है। तत्पश्चात इसके गंध एवं स्वाद में परिवर्तन हो जाता है अर्थात विकृत गंधी हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अतः इस प्रकार के पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। इसलिए नाइट्रोजन से प्रभावित इसलिए किया जाता है ताकि वह विकृत गंधिता होने से बच सके। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जिसका इसमें एग्जाम्पल नहीं है, इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि चिप्स की थैली से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो चिप्स की थैली में क्या रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। ऑक्सीजन अगर रहेगा तो वो तुरंत ही खराब हो जाएगा, बहुत ही जल्दी। उसमें रहता है नाइट्रोजन गैस, और जो भी थोड़ा मोड़ा ऑक्सीजन रहता है उसको निकाल के वो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो देखते हैं नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 20 नंबर का। तो इसका हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर में, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमें यहाँ पे बोला था हमारा अब 20 नंबर देखते हैं। इसमें संक्षारण और विकृत गंधिता में दोनों का हमें परिभाषा बताना है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है या जंग लग जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे लोहे में जंग लगना। और 20 नंबर में है विकृत गंधिता, जो कि हम अभी बना चुके हैं। अभी एक क्वेश्चन में हमारा था यहाँ पे
तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, इसका भी वही हो जाएगा। इसका भी परिभाषा होता है, जब वसायुक्त अथवा तेल या खाद्य पदार्थ लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाता है, तत्पश्चात इसके गंध एवं स्वाद में परिवर्तन हो जाता है अर्थात विकृत गंधिता हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं, इसे विकृत गंधी कहते हैं, विकृत गंधिता। एग्जाम्पल हो गया, चिप्स की थैली से ऑक्सीजन निकालकर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। ये लास्ट क्वेश्चन था 20 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।